हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे आप लोग प्रोग्रेशंस के नाम से भी जानते हैं। जिसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, फिर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम शॉर्ट में एजीपी बोलते हैं, और मिसलेनियस सीक्वेंसेस की स्टडी करेंगे। इसके अलावा जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लास्ट में एक छोटा सा लेक्चर ऐड किया था, जिसका नाम रखा था हमने छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, वैसा ही एक लेक्चर लास्ट में इस चैप्टर में भी ऐड किया जाएगा और उसमें इस चैप्टर में यूज होने वाले शॉर्टकट्स को हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा सीक्वेंस क्या मतलब होता है, व्हाट वी मीन बाय ए सीक्वेंस। और ये एक अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है। आप इस चैप्टर में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आपका आता रहेगा। ठीक है, कैलकुलेटिव चैप्टर है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट वी मीन बाय ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस होता क्या है? ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन। ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन। फंक्शन को हम यहां पर f से रिप्रेजेंट करते हैं, हुज डोमेन इज n यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड हुज कोडोमेन इज सपोज ए सेट x। इफ x is a subset of R, then we call it as a real sequence. Real sequence. And if x is a subset of C, C मतलब set of complex numbers, then it is called a complex sequence. तब इसको एक complex sequence बोला जाता है। ठीक है, जैसे, और हाँ एक और बात, इसको हम जैसे रिप्रेजेंट किस किस से कर सकते हैं, एक्स एन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीक्वेंस को, और कर्ली ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं कई बार ऐसे, और राउंड ब्रैकेट में भी इसको हम लिख सकते हैं। ये डिनोट करने का तरीका है, डिनोट कैसे करते हैं इसको। अब जैसे हमने एक नंबर ले लिया कि 1 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर 5 6 ऐसे एक्सेट्रा, ये एक सीक्वेंस है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो पहला टर्म है ये x1 से रिप्रेजेंट किया था 1, जो दूसरा है 1 ये इसको x2 बोलेंगे यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। x3 जो है यहाँ पर 2 है, x4 3 है, और इस तरीके से हमने x4 x5 x6 x7 x8 टोटल 8 टर्म्स हमने सीक्वेंस के लिखी है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले ये बात समझो कि सीक्वेंस के टर्म्स को किसी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, सीक्वेंस जो है वो एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है, और जिसकी कोडोमेन को, जिसको नाम हमने x रखा है, अगर वो कोडोमेन R का सबसेट है यानी कि रियल नंबर्स का सबसेट है तो उसको रियल सीक्वेंस बोलते हैं, और अगर कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है तो उसको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस बोला जाता है। अब दूसरे टर्म पर हम फोकस करते हैं, और वो दूसरा टर्म है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जो एक्चुअली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रेशन। अगर सीक्वेंस के टर्म्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हो देन इट बिकम्स ए प्रोग्रेशन। लिख देते हैं डेफिनेशन। इफ, बल एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, सीक्वेंस के टर्म्स को एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो सीक्वेंस जिसके सारे टर्म्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं वो प्रोग्रेशन कहलाती है, वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन कहलाती है। तो इफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, इफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, follow a certain pattern, then
इट इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन, इट इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। जैसे एग्जाम्पल 1 1 2 3 5 8 13 डॉट डॉट, ये है। तो ये जो सीक्वेंस है इसके टर्म्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न क्या है? देखो 1, यहां पर 1 आया, फिर इन दोनों का जो सम है 2, फिर इसका और इसका सम कितना हुआ? पहली टर्म तो 1 हो गई, दूसरी टर्म भी 1 है, आप चाहो तो इसको अलग से लिख सकते हो। फिर तीसरी टर्म पहले दो का सम है, फोर्थ टर्म इन दोनों का सम है, फिफ्थ टर्म इन दोनों का सम है, नेक्स्ट टर्म इन दोनों का सम है। मतलब कोई भी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस 2 टर्म्स का सम है। इसको फिबोनाची सीरीज भी बोलते हैं, फिबोनाची, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि A1 1 है, A2, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म है, A2 मतलब सेकंड टर्म, A2 भी 1 है, और AN इज इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस AN प्लस 1 या AN प्लस 2 ले लो, AN प्लस 2 इक्वल टू AN प्लस वन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। AN प्लस 2 मतलब जब आप n की वैल्यू 1 लोगे तो आपको A3 मिलेगा, तो A3 क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2, A4 क्या हो जाएगा? A2 प्लस A3, इस तरीके से। तो इसको फिबोनाची सीक्वेंस बोला जाता है, फिबोनाची। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। तो एक ऐसी सीक्वेंस जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करती है उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, ये मैंने आपको भी बताया। और फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो भी एक प्रोग्रेशन होती है, इसका एग्जांपल हमने लिया। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो इसमें ये भी एक प्रोग्रेशन है, और इस प्रोग्रेशन को आप एपी के नाम से भी जानते हो, है ना। आप लोगों ने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया हुआ है कि इसमें हर एक टर्म में देखो 2 2 ऐड किया गया है, तो ये एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, 0 3 8 15 24 एटसेट्रा। ये तो आप देखो ये भी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न है? जो पहली टर्म है जिसको आप x1 लिख लो चाहे a1 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 है। सेकेंड टर्म जो x2 है वो 2 स्क्वायर माइनस 1 है। थर्ड टर्म इसकी x3 वो 3 स्क्वायर माइनस 1 है। x4 क्या है? 4 स्क्वायर माइनस 1। x5 क्या है? 5 स्क्वायर माइनस 1। तो अगर किसी प्रोग्रेशन या किसी सीक्वेंस के टर्म्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करते हुए या उस पैटर्न को समझ के उसको यूज करते हुए एक जनरल टर्म लिख दें जिसकी हेल्प से हम वो सारे टर्म्स वापस फाइंड कर सकें, ठीक है, तो उसको सीक्वेंस का जनरल टर्म या nth टर्म बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर इसका जो nth टर्म होगा वो an इक्वल टू 2n होगा, पहले वाले में इसका 2 4 6, और यहां पर क्या है? n बिलोंग्स टू n है, तो ये इसका जनरल टर्म हो गया। n इक्वल टू 1 लोगे तो 2 मिलेगा, n इक्वल टू 2 लोगे तो 4, 3 लोगे तो 6। तो इस तरीके से सारे टर्म्स इसके मिल रहे हैं। इसी तरीके से इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि अगर आप xn लेते हो, xn nth टर्म, तो वो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 1, वेयर n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई आपको इस तरीके से एक सीक्वेंस दे देगा और उसका जनरल टर्म आपको लिखना है, पहचानना है पैटर्न किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और आपको उसका जनरल टर्म लिख देना है। इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या बनता है कि आपको एक सीक्वेंस का जनरल टर्म दे दे और बोले कि भाई उस सीक्वेंस के 3 टर्म लिखो या 4 टर्म लिखो। एक बात याद रखना कि किसी भी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। 3 टर्म्स को दिए बगैर, स्टार्टिंग 1 2 3 3 टर्म दिए बगैर आपको
उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि मान लो आपको जनरल टर्म दिया, तो बोला गया कि इफ फॉर ए सीक्वेंस an is equal to n into n plus 1 by 2, n belongs to n, मतलब ये आपको एक जनरल टर्म दे दिया इसका किसी सीक्वेंस का। देन राइट 4 टर्म्स स्टार्टिंग की 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, ऐसा पूछा गया। इस सीक्वेंस की स्टार्टिंग की 4 टर्म लिखो। तो आप देख सकते हो 4 टर्म का मतलब क्या, आपको a1 चाहिए, आपको a2 चाहिए, a3 चाहिए, a4 चाहिए। तो a1 क्या हो जाएगा, आपने n की जगह 1 डाला तो 1 इंटू 2 बाई 2, यानी कि a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, जब आप n की जगह 2 डालोगे तो 2 इंटू 3 बाई 2, मतलब ये 3 आ गई। a3 डालो तो 3 इंटू 4 बाई 2 मतलब 6, और जब a4 डालोगे तो 4 इंटू 5 बाई 2 मतलब 10। तो इस तरीके से ये एग्जांपल हो गया जब आपको जनरल टर्म दे रखा है और उसमें पूछा जाए कि इसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म लिखो, 4 टर्म लिखो, 5 टर्म लिखो, तो आप n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे पुट कर करके वो टर्म्स फाइंड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें आपको जनरल टर्म देगा, ठीक है, कि भैया nth टर्म है इसका, तो डायरेक्ट पूछेगा इसका 50th टर्म बताओ, 50वीं टर्म बताओ इसकी, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको a1 a2 a3 सब निकालना है, फिर आप सीधा n इक्वल टू 50 पुट कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि हमने एग्जांपल ले लिया ये, इफ an इक्वल टू -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 10 अपॉन 5, ऐसा कुछ लिखा है ना, कि भी एक सीक्वेंस का जनरल टर्म ये है। तो इस सीक्वेंस का 20th टर्म बताओ, a20। तो फाइंड a20 पूछा, a20 बताओ, a20। तो आप समझ गए कि a20 का मतलब क्या है, n की जगह 20 डाल देना आपको। तो a20 विल बी -1 की पावर 20 प्लस -1 की पावर 19 हो जाएगा ये, प्लस 10 अपॉन 5, ये 1 हो गया, ये माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 बाई 5 इज 2। ठीक है, तो ये जो हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि भाई सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, और जनरल टर्म दिया जाता है तो जनरल टर्म से हम जो उसकी टर्म्स होती है सीक्वेंस की वो कैसे लिखते हैं, इसके बेस पे आपको एनसीईआरटी में फर्स्ट जो एक्सरसाइज है सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, वो आप यहाँ पर होमवर्क में कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जो होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी, ये आप पहली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि भाई कौन कौन सी सीक्वेंस हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम किन किन कॉमन सीक्वेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं वो समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम जीपी के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। तीसरे नंबर पे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे एचपी। फोर्थ पे हम लोग इसमें एजीपी पढ़ेंगे, एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और लास्टली हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिसलेनियस सीक्वेंसेस, मिसलेनियस सीक्वेंसेस। इनमें लगभग सभी में सबसे पहले हम लोग इसका, अगर मैं इसका एक पैटर्न बताऊं तो एपी में हम लोग सबसे पहले nth टर्म पढ़ेंगे, nth टर्म, और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिसको हम an या tn से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम इसमें सम ऑफ n टर्म्स डिस्कस करेंगे, sn, और
फिर हम पढ़ेंगे इसमें अर्थमेटिक मीन AM। तो ये 3 टॉपिक के साथ ये अपना जो प्रोग्रेशन है AP वो कंप्लीट हो जाएगा। यही तीनों बातें यहाँ पर रहेंगी GP में। यहाँ भी TN, SN और GM ज्योमेट्रिक मीन ये पढ़ेंगे हम। HP में जो है TN होगा, इसमें SN नहीं होता, सम ऑफ एन टर्म्स। क्यों नहीं होता वो आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। और एक हार्मोनिक मीन HM, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। जब हम AM, GM और HM पढ़ चुके होंगे तो एक रिलेशन आता है बिटवीन AM, GM एंड HM, उसके ऊपर बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स जे में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। AGP में आप TN भी पढ़ेंगे, SN भी पढ़ेंगे और S इंफिनिटी भी पढ़ेंगे। और S इंफिनिटी तो आप इसमें GP में भी पढ़ेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स GP का सब है ना। और इसमें TN और SN ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हमने ये चैप्टर इस पूरे पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनमें से एक एक करके सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो टर्म आ रहा है वो AP का है, तो चलिए समझते हैं कि AP का मतलब क्या होता है। तो कॉमन सीक्वेंसेस में पहली जो सीक्वेंस है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट AP। तो कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस जिसका हर टर्म whose terms increase or decrease by a fixed number, कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म्स या तो एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहे हो या तो एक फिक्स नंबर से डिक्रीज हो रहे हो, और वो जो फिक्स नंबर है जिससे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं उसको कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP बोला जाता है। ठीक है। फिक्स नंबर इज कॉल्ड common difference, is called common difference। Fixed number is called common difference of AP। देखो, if A is the first term, if A is the first term and D is the common difference, D is the common difference, then standard appearance of AP is, इसे आप जनरल अपीयरेंस भी बोल सकते हो। देखो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है इट इज ए सीक्वेंस व्हिच टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स नंबर। तो अगर A फर्स्ट टर्म है सपोज, D इसका कॉमन डिफरेंस है तो A प्लस D, A प्लस 2D। देखो आप हर टर्म जो है D से इंक्रीज हो रही है अगर D पॉजिटिव है, D से डिक्रीज हो रही है इफ D नेगेटिव है, लेकिन हर एक में अंतर जो है डिफरेंस जो D का है। नेक्स्ट टर्म क्या जाएगी A प्लस 3D कॉमा। अब एक बात देखो आप यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसमें A प्लस 0D है, ये सेकंड टर्म है लेकिन यहाँ पर A प्लस 1D है, थर्ड टर्म में A प्लस 2D है और फोर्थ टर्म में A प्लस 3D है। तो जब आप nth टर्म लिखोगे तो क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ये जनरल टर्म ऑफ AP या nth टर्म ऑफ AP कहलाता है। तो जनरल टर्म ऑफ AP इज, इसको हम कैपिटल TN से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या स्मॉल tn से कर लेते हैं या AN से कर लेते हैं, जो सिंबल आपको अच्छा लगे। ये nth टर्म का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका जो जनरल टर्म है वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और अगर किसी AP में नंबर ऑफ टर्म्स n है, एग्जैक्टली n है, तो जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म भी कहलाता है। भाई अगर नंबर ऑफ टर्म्स n है तो इसका मतलब क्या होगा कि लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म ही है। तो कई बार आप देखोगे कि लास्ट टर्म के लिए भी हम l इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही यूज करेंगे लास्ट टर्म के लिए।
तो nth टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो ये लिखा है दोनों में अंतर, nth टर्म मतलब एक सीक्वेंस जा रही थी एपी इनफाइनाइट तक जा रही थी, लेकिन उसका nth टर्म ये आया, तब हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर एपी में एग्जैक्टली n टर्म्स हैं तो उसका लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म होगा और उसको हम l से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एपी का जो nth टर्म है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया, है ना, ये इसका जनरल टर्म आ गया। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है, नोट करके लिख सकते हो आप, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d पॉजिटिव है तो इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी, ये इंक्रीजिंग एपी होगी। इफ d इज लेस देन 0 तो इसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी। इफ d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 तो कांस्टेंट एपी। हालांकि ये जो बनेगी जब d 0 हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि अपीयरेंस कैसा हो जाएगा, ए ऐसे। और अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो जो कांस्टेंट सीक्वेंस है वो एपी भी होती है, जीपी भी होती है, एचपी भी होती है ना। लेकिन चूंकि अभी तक आपने जीपी और एचपी के बारे में पढ़ा नहीं है, तो वो जब आप पढ़ लोगे तो ध्यान रखना कि कांस्टेंट सीक्वेंस विद फर्स्ट नॉन जीरो टर्म एपी, जीपी और एचपी तीनों में होता है। ठीक है, ये याद रखना। अब हमने जैसे nth टर्म इसका समझ लिया, अब हम सम ऑफ n टर्म्स डिस्कस करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, तो लेट Sn इक्वल टू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस, और इसका जो nth टर्म था वो क्या था, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सम हम फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, आइडिया बताओ। Sn इक्वल टू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मतलब एक तरीके से समझो कि ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये an है। तो हम इसका सम कैसे फाइंड करें? देखो, इसको ऐसे लिख लो, Sn इक्वल टू, आप हर एक टर्म को एक एक प्लेस राइट शिफ्ट करके लिख लो। तो जब आप राइट शिफ्ट करके लिखोगे तो क्या बनेगा, ये a आ जाएगा यहाँ पर a प्लस डी आ जाएगा, ये जो a प्लस 2d है वो यहाँ खिसक जाएगा, और इसके पहले वाली जो टर्म थी a प्लस n माइनस टू इंटू डी वो इसके नीचे आ जाएगी। तो a प्लस n माइनस टू इंटू डी, और ये एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ऐसा, अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा, देखो इसमें एक्चुअली जो हम इसको एक एक प्लेस राइट शिफ्ट करके लिख रहे थे वो मेथड आपको आगे चल के सीखने को मिलेगा, अभी उसको यूज नहीं कर रहे। ठीक है, आपको ये सम फाइंड करना है a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी का। तो इसमें आप एक बात देखो कि अगर आपके सामने कोई सीक्वेंस लिखी है 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर ही आने वाला है। तो ये जो सीक्वेंस आपको दी गई है इसको पलट के लिख दो। तो जब पलट के लिखोगे आप तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये पहली टर्म बन जाएगी, प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी, जो इसके पहले वाली टर्म थी वो सेकेंड टर्म बन जाएगी, और लास्ट में जाते थे ये a इसके नीचे आ जाएगा, a ऐसे बन गया। ऐड कर दो, जब आप ऐड करोगे तो 2sn इक्वल टू, देखो इसको ऐड किया तो a प्लस a 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस
इसको सेकेंड टर्म को इसको ऐड करोगे तो ये भी है, सेम ही आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट। लास्ट में ये भी सेम यही आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये जो टर्म्स हैं 1 2 3 n टर्म्स है टोटल, तो ये जो ब्रैकेट्स बने हैं ये n ब्रैकेट्स बने, और n ब्रैकेट्स की हर ब्रैकेट की वैल्यू सेम है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो 2sn इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो sn इक्वल टू क्या आ गया n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी के सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसे आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, उसको भी करते हैं। इस प्रूफ को आप एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो। ऐसे मान लो कि लेट Sn इक्वल टू a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस, और जो लास्ट टर्म है इसकी सपोज वो l है, जहां पर l का मतलब nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमें n टर्म्स का सम ही फाइंड करना है। तो अगर लास्ट टर्म l है तो एपी में एक खास बात है कि हर टर्म में आप d ऐड करते हो तो अगली टर्म मिल जाती है। इसी तरीके से किसी भी टर्म में से आप d सब्ट्रैक्ट करोगे तो पिछले वाली टर्म मिल जाएगी उससे। तो l में से आपने d सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म मिल जाएगी l माइनस डी, इसमें से d सब्ट्रैक्ट किया तो l माइनस 2d, ऐसे। और इस सीक्वेंस को फिर से पलट के लिख दो, तो Sn इक्वल टू, जब आप इसको पलट के लिखोगे तो a के नीचे कौन आ जाएगा l, यहां आ जाएगा l माइनस डी, यहां क्या आ जाएगा l माइनस 2d प्लस यहां क्या आएगा a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस a, और ऐड करो। जब आप इसको ऐड करोगे तो 2sn इक्वल टू, देखो बेटा a और l ऐड करेंगे तो a प्लस l बना, प्लस इसको ऐड करोगे a प्लस डी को और l माइनस डी, तो d d कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी a प्लस l बना। इसको ऐड करोगे ये भी a प्लस l बना। लास्ट तक जाते जाते लास्ट टर्म भी जो nth टर्म है वो भी a प्लस l बनेगी। इसका मतलब a प्लस l जो है वो n टाइम्स बना, तो n टाइम्स a प्लस l, तो Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का ये भी एक फॉर्मूला हो गया। बट L की जो वैल्यू है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो अगर आप ये वैल्यू उठा के यहां पर रखते हो तो Sn इक्वल टू n बाई 2, ये तो एज इट इज, और ये a तो a भी एज इट इज, L की जगह ये वैल्यू रखोगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP के बाद दो तीन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। आप इसको समझ भी सकते हो भाई, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हो गए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, ये सम चाहिए हमें। तो आप देख सकते हो ये एक AP है, इस AP का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, और लास्ट टर्म n है, नंबर ऑफ टर्म्स भी n है। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो n बाई 2 a प्लस l, ठीक। दूसरा सम ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers, odd natural numbers, ये होता है n स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, पहले odd natural numbers क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस
2n-1। ये फर्स्ट n और नेचुरल नंबर है। अब इसको देख लो, ये भी एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, लास्ट टर्म जो कि nth टर्म है वो 2n-1 है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा लो, n/2 a प्लस l। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और जो लास्ट टर्म है वो 2n-1 है, तो 2n-1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 इंटू 2n, तो मतलब n² आ गया। ठीक है। और तीसरा जो नोट है वो है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। तो ये हो जाएगा 2, मतलब ये होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2n आएगा, n टर्म इसका, क्योंकि दो का अंतर आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो n है, तो n/2 a प्लस l, a 2 है और l जो है वो 2n है, तो 2 यहां से कॉमन लेके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा n इंटू 1 प्लस n। तो ये तीनों नोट्स आपको एकदम याद होने चाहिए। तो अब हम इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एपी का nth टर्म और एसएन के ऊपर। ठीक है। आप लोग 10th में भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन हम शुरुआत वहीं से कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसिक से, कि भी आप एपी का nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओ अच्छे से, एसएन सीख जाओ, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल है, इफ 6th टर्म एंड 11th टर्म of an AP are respectively 17 and 32, find the 20th term of AP। एक AP का 6th टर्म दिया है, 6th टर्म बोले तो A6 जो है वो 17 है। A6 17 होने का मतलब क्या हो गया, A प्लस 5D इक्वल टू 17। क्यों? क्योंकि an जो होता है nth टर्म वो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये सबको पता है आपको। तो n की जगह 6 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 5d। और 11th टर्म यानी कि a11 कितना है 32, तो a11 मतलब हो गया a प्लस 10d इक्वल टू 32। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसे सेकंड मान लो। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो 5d इज इक्वल टू कितना बच गया 15, सो d इक्वल टू 3। तो d 3 आने का मतलब उस AP का कॉमन डिफरेंस जो है 3 आ गया। हम a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस मान के चल रहे हैं। d की वैल्यू 3 हमने यहां पर फर्स्ट में पुट कर दी, पुट इन 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू 2। तो हमें AP का फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। अब an जो है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और आपसे पूछा क्या है a20, तो n की जगह 20 रख दो। सो नाउ a20 विल बी इक्वल टू a प्लस 19d। a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू है 3, तो 2 प्लस 57, तो टोटल कितना आ गया 59। ये आपका A20 आ गया। क्लियर है। और एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल है, इन एन AP इफ TP इक्वल टू Q, यानी कि pth टर्म Q है एंड TQ इक्वल टू P, मतलब qth टर्म उसका P है, देन फाइंड TR, rth टर्म बताओ उसका। तो हमने मान लिया भाई लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो TP इक्वल टू Q, TP इक्वल टू Q मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू Q, एंड A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू P। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसे सेकंड, ये हमें गिवन है। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, A से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 1 से 1 भी कट जाएगा, तो P माइनस Q इंटू D इक्वल टू Q माइनस P।
तो d इक्वल टू ये जो q माइनस पी है इसमें से माइनस कॉमन लेके आप इसको p माइनस क्यू लिख सकते हो अपॉन p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया तो d इक्वल टू आ गया -1। तो कॉमन डिफरेंस तो मिल गया भाई हमें AP का। अब ये d इक्वल टू -1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की जगह -1 पुट कर दिया इक्वल टू q। ये इधर पूरी वैल्यू नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो a की वैल्यू क्या आ गई p माइनस 1 प्लस क्यू, और इसे आप सिंपली p प्लस क्यू माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया। और पूछा क्या है rth टर्म ऑफ AP, तो tr क्या होगा tr, देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाओ a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस r माइनस 1 और d की वैल्यू -1 है तो p प्लस क्यू माइनस 1, इस -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया तो फाइनली आंसर क्या आ गया p प्लस क्यू माइनस r। एग्जाम्पल 3, इन एन AP इफ tm इक्वल टू 1/n, यानी कि mth टर्म जो है 1/n है एंड tn इक्वल टू 1/m, nth टर्म 1/m है तो tmn बताओ mnth टर्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है क्वेश्चन जो अभी एग्जांपल 2 में किया था। देखते हैं a हमने फर्स्ट टर्म मान लिया और d कॉमन डिफरेंस, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, ये सेकेंड इक्वेशन हो। सबट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। एलसीएम जो है वो mn आ गया तो न्यूमरेटर हो गया m माइनस n। ये m माइनस n इंटू डी की वैल्यू है तो ये m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा तो d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। कॉमन डिफरेंस मिल गया, पुट इन 1, फर्स्ट में पुट करो d की वैल्यू 1/m है तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आपने 1/mn यूज कर लिया इक्वल टू 1/n, ऐसा था। तो a प्लस, देखो इस 1/mn की मल्टीप्लाई करेंगे तो m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इक्वल टू 1/n, इस m से m कट जाएगा तो यहां पर 1/n बचा, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, ये 1/n भी कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन mn। तो मतलब a और d दोनों ही 1/mn आ गए। पूछा क्या है tmn, तो tmn ना tmn फॉर्मूला को तो ये हो जाएगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू क्या है 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d की वैल्यू भी 1/mn है तो क्या आ गया 1/mn प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mn/mn 1 हो जाएगा और माइनस 1/mn, इससे कैंसिल तो केवल 1 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते। एग्जाम्पल 4, in an AP if a2 plus a5 minus a3 equal to 10 and a2 plus a9 equal to 17, then find first term and the common difference of AP। तो मान लो कि फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है और ये दो रिलेशन हमें गिवन है कि a2 plus a5 minus a3 10 and a2 plus a9 equal to 17। देखो a2 को हमने ले लिया a plus d प्लस a5 क्या आ जाएगा a plus 4d माइनस a3 क्या जाएगा a plus 2d इक्वल टू 10। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे a और एक a कैंसिल हो जाएगा, 5d माइनस 2d मतलब एक तो a बच गया वही, a प्लस d कितना बचा 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी।
ठीक है। एंड A2 प्लस A9, A2 मतलब A प्लस डी प्लस A9 कितना है A प्लस 8D, ये कितना है 17। तो 2A प्लस 9D, 2A प्लस 9D की वैल्यू 17 है, ये सेकंड हो। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें ये डिफाइन करना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इक्वेशन में, तो क्या बन गया 2A प्लस 6D इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, 2A 2A कैंसिल, 3D इक्वल टू -3, तो D की जो वैल्यू है वो -1 आ गई, तो D इक्वल टू तो -1। जब आप D की वैल्यू -1 फर्स्ट में पुट करोगे, पुट इन 1, तो आपके पास देखो A प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू 10, तो A इक्वल टू 13 आ गया। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एग्जांपल है, इन एन APF TP इक्वल टू A, TQ इक्वल टू B एंड TR इक्वल टू C, देन प्रूव दैट A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू R माइनस P प्लस C इंटू P माइनस Q इक्वल टू 0। एक AP है जिसका pH टर्म A है, QH टर्म B है और RH टर्म C है। तो एक बात यहाँ पर देखनी पड़ेगी आपको कि pH टर्म स्मॉल a दिया है, तो इस बार आप स्मॉल a को फर्स्ट टर्म नहीं मान सकते, है ना। तो हमने ऐसा मान लिया, लेट कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म एंड D कहीं यूज नहीं किया गया क्वेश्चन में, इसलिए D को आप कॉमन डिफरेंस अभी भी मान सकते हो, एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, D be the common difference of this area। तो TP इक्वल टू A का मतलब क्या हुआ, TP इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल टू स्मॉल a, ये फर्स्ट हो गया। TQ इक्वल टू B इंप्लाइज A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू B, ये सेकेंड हो गया। एंड TR इक्वल टू C इंप्लाइज A प्लस R माइनस 1 इंटू D इक्वल टू C, ये थर्ड हो गया। हमें प्रूफ ये करना है A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो हमारे पास A B C की वैल्यू आ गई है। अब जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। A की वैल्यू पुट कर दो, A क्या था, A प्लस P माइनस 1 इंटू D इंटू क्यू माइनस आर प्लस B की वैल्यू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी प्लस A प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और इंटू पी माइनस क्यू। देखो ये एक ब्रैकेट है और एक ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर लो आप इनकी, हर टर्म में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप देखोगे सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो पहली टर्म में A आ रहा है सब में, तो A कॉमन लेने के बाद A ब्रैकेट में क्या बचेगा पहले से, तो Q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये तो पहली टर्म सबकी उठा ले। सेकंड टर्म में आप देखो D कॉमन आ रहा है, D कॉमन लेने के बाद में यहां से तो P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर बचेगा, P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस सेकेंड से क्या बचेगा Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी और थर्ड से R माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ये सारी टर्म कैंसिल हो गई, इनके भी मल्टीप्लाई करो, ये सब कट जाएगा, तो A इंटू 0 प्लस D इंटू 0 कुल मिला के 0 इसका आंसर आ जाएगा, हेंस प्रूफ।